क्या हो अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसी आग है जिसमें आप जितनी लकड़ी डालेंगे वो जलने के बाद राख बनने के बजाय दोगुनी लकड़ी बन जाएगी। सुनकर तो बिल्कुल किसी मध्यकालीन जादू जैसा लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स और ऊर्जा संरक्षण के नियम तो हमें यही सिखाते आए हैं कि फ्यूल जलता है और खत्म हो जाता है। कोयला हो, पेट्रोल हो या गैस, एक बार जला तो बात खत्म। सही कहा आपने। और हमारी आज के इस चर्चा का, इस डीप डाइव का मकसद यही है कि हम इस बेसिक फिजिक्स को पलट देने वाली टेक्निक को समझें, जिसे हम न्यूक्लियर एल्केमी या परमाणु कीमियागारी कह सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक एक्चुअल इंजीनियरिंग चमत्कार है। एक ऐसी टेक्निक जहां फ्यूल जलता भी है, एनर्जी भी देता है और खत्म होने के बजाय नया फ्यूल पैदा करता है। एकदम सही। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें हम एक रिसोर्स मल्टीप्लिकेशन मॉडल की बात कर रहे हैं। एक ऐसा क्लोज्ड लूप सिस्टम जहां रिएक्शन खुद ही अपना फ्यूचर फ्यूल तैयार करता है। और इस क्लोज लूप सिस्टम की सबसे बड़ी सक्सेस हमें हाल ही में देखने को मिली है। तमिलनाडु के कल्पक्कम में जो 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, यानी पीएफबीआर, उसने अपनी क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। हाँ, मतलब उसने एक कंट्रोल्ड और सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन सक्सेसफुली शुरू कर दी है। अब देखिए, फिजन प्रोसेस में होता क्या है। एक हैवी एटम जैसे यूरेनियम टूटता है, हैवी एनर्जी निकालता है और कुछ नए न्यूट्रॉन्स छोड़ता है। पर कल्पक्कम की इस अचीवमेंट को समझने के लिए पहले नॉर्मल रिएक्टर्स को समझना होगा ना। उन नए न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करना तो सबसे जरूरी होता है, वरना वो एटम बॉम्ब बन जाएगा। एग्जैक्टली। और यहीं पर एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। इस चेन रिएक्शन को बेकाबू होने से रोकने के लिए रिएक्टर में कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल होता है। ये कंट्रोल रॉड्स कैडमियम या बोरॉन से बनी होती हैं। अच्छा, यानी ये कैडमियम और बोरोन की रॉड्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को सोख लेती हैं। ये तो वही बात हो गई कि कार को हाईवे पर चलाना है तो एक्सेलरेटर के साथ साथ एक बहुत सॉलिड ब्रेक सिस्टम भी चाहिए। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने, ताकि रिएक्शन एक सस्टेन्ड स्पीड पर चलता रहे। लेकिन कल्पक्कम पीएफबीआर की असली कहानी इसके कंट्रोल में नहीं, इसके बेसिक पर्पस में छुपी है। और इस पर्पस के लिए हमें 1948 के भारत में जाना पड़ेगा। हाँ, जब डॉक्टर होमी भाभा ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया था। उस वक्त एक नए आज़ाद देश को बहुत सारी एनर्जी चाहिए थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि भारत के पास यूरेनियम के रिजर्व्स ना के बराबर थे। यही सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था। पर नेचर ने भारत को एक दूसरा खजाना दिया था, और वो था थोरियम। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दुनिया का लगभग 25% थोरियम रिजर्व भारत के पास है, जो कि केरला की मोनेजाइट सैंड में मिलता है। ये तो स्टेट पीसीज में कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर हमारे पास इतना थोरियम था तो हमने सीधा उसे ही क्यों नहीं जला लिया? खदान से निकालो और रिएक्टर में डाल दो। देखिए, इसको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक होती है सूखी लकड़ी और एक होती है गीली लकड़ी। यूरेनियम 235 सूखी लकड़ी है, जिसे साइंस की भाषा में फिसाइल मटेरियल कहते हैं। यह सीधा जल सकता है। अच्छा, तो मतलब थोरियम 232 गीली लकड़ी की तरह है? एग्जैक्टली। थोरियम एक फर्टाइल मटेरियल है। ये गीली लकड़ी है जिसे आप सीधे नहीं जला सकते। इसे पहले न्यूट्रॉन्स खिलाकर एक नए रूप में, यानी सूखी लकड़ी में बदलना पड़ता है। ओह, तो इस गीली लकड़ी को सुखाने के लिए ही डॉक्टर भाभा ने वो फेमस 3 स्टेज मास्टर प्लान बनाया था, जिसके पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स यानी PHWR का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और यहाँ यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पहले स्टेज में नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल और हेवी वाटर यानी D2O एज अ मॉडरेटर यूज होता है, ताकि न्यूट्रॉन्स की स्पीड स्लो हो सके और वो यूरेनियम 235 से टकरा सकें। वेट, तो जब पहले स्टेज में यूरेनियम जलता है तो प्रोसेस के एंड में वेस्ट के रूप में प्लूटोनियम 239 निकलता है, तो क्या वही वेस्ट दूसरे स्टेज के लिए खजाना बन जाता है? सही पकड़ा आपने। यही कल्पक्कम के नए पीएफबीआर की सबसे बड़ी खूबी है। इस दूसरे स्टेज में हम फ्रेश यूरेनियम नहीं डालते हैं। हम पहले स्टेज से निकले उस प्लूटोनियम को नेचुरल यूरेनियम 238 के वेस्ट के साथ मिलाकर मॉक्स फ्यूल बनाते हैं। मॉक्स फ्यूल यानी मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल। तो अब यहां पर वो टर्म आती है जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की थी, ब्रीडर। ये ब्रीडर कॉन्सेप्ट क्या है और ये फ्यूल डबल कैसे हो रहा है? अब इस मैजिक को समझिए।
जब रिएक्टर के कोर में प्लूटोनियम जलता है तो वो एनर्जी तो देता ही है, लेकिन साथ ही उसके फास्ट न्यूट्रॉन्स बगल में बैठे यूरेनियम 238 से टकराते हैं और उसे नए प्लूटोनियम 239 में बदल देते हैं। अरे वाह, यानी मशीन जलते जलते अपनी खपत से ज्यादा नया फ्यूल पैदा कर रही है। ये तो वैसा ही हुआ कि गाड़ी चलाते हुए गाड़ी का इंजन खुद ब खुद नया पेट्रोल बना रहा हो। बिल्कुल, इसका कन्वर्शन रेशियो 1 से ज्यादा होता है, इसीलिए इसे ब्रीडर कहते हैं। पर क्या आपने एक चीज नोटिस की? क्या? हमने अभी तक थोरियम का तो यूज ही नहीं किया। हाँ, मैं यही पूछने वाला था। हम तो यूरेनियम और प्लूटोनियम के बीच ही खेल रहे हैं। आखिर इस पूरी प्रोसेस में हमारा वो 25% थोरियम भंडार कब काम आएगा? थोरियम की एंट्री होती है एक स्पेशल टेक्निक के जरिए, जिसे द ब्लैंकेट कॉन्सेप्ट कहते हैं। रिएक्टर का कोर जहां मॉक्स फ्यूल जल रहा है, उसके चारों तरफ हम थोरियम 232 का एक कवर या ब्लैंकेट लगा देते हैं। अच्छा, तो जब कोर से एक्स्ट्रा फास्ट न्यूट्रॉन्स बाहर की तरफ भागते हैं तो ये थोरियम का ब्लैंकेट उन्हें सोख लेता है। एग्जैक्टली। और सूखने के बाद ये थोरियम एक नए एलिमेंट में बदल जाता है, जिसे यूरेनियम 233 कहते हैं। और ये U233 एक फिसाइल मटेरियल है, यानी वो सूखी लकड़ी जो सीधे जल सकती है। ओह वाओ, तो ये यूरेनियम 233 ही हमारे तीसरे स्टेज का मेन फ्यूल होगा, जो आगे चलकर भारत को एनर्जी क्राइसिस से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। सही बात है। एक बार हम तीसरे स्टेज में पहुंच गए तो हमारे पास इतना थोरियम है कि हम बिना किसी फॉरेन फ्यूल के सदियों तक क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो एकदम माइंड ब्लोइंग आर्किटेक्चर है। हाँ। लेकिन एक बहुत सीरियस चैलेंज भी तो है ना इसमें। इस ब्रीडिंग के जादू के लिए हमें फास्ट न्यूट्रॉन्स की जरूरत होती है। हाँ, न्यूट्रॉन्स की स्पीड फास्ट ही रहनी चाहिए। पर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए तो कूलेंट चाहिए होता है। बिल्कुल सही। और अगर हमने कूलेंट की जगह पानी यूज किया तो पानी न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देगा। तो फिर कलपक्कम के रिएक्टर को ठंडा कैसे रखा जा रहा है? यही वो सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग चैलेंज है जिसने इस टेक्निक को इतना रेयर और डेंजरस बना दिया है। पानी न्यूट्रॉन्स को स्लो करता है, इसीलिए पीएफबीआर में कूलेंट के रूप में पानी नहीं बल्कि लिक्विड सोडियम का यूज होता है। वेट, रियली लिक्विड सोडियम? अगर बेसिक केमिस्ट्री याद करें तो लिक्विड सोडियम हवा या मॉइस्चर के टच में आते ही भयंकर आग पकड़ लेता है। तो क्या ये रिएक्टर एक चलता फिरता ज्वालामुखी नहीं है? ये खतरा तो है। लिक्विड सोडियम का यूज इसलिए होता है क्योंकि ये हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है और न्यूट्रॉन्स को स्लो नहीं करता। प्लस इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 900 डिग्री होता है, तो इसमें हाई प्रेशर एक्सप्लोजन्स का रिस्क कम होता है पानी के कंपैरिजन में। पर उसकी केमिकल रिएक्टिविटी की वजह से अगर एक बूंद सोडियम भी लीक हुआ तो पूरे रिएक्टर में आग लग सकती है। बिल्कुल, इसीलिए इसमें डबल वॉल पाइपिंग यूज होती है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बचाने के लिए पूरे सिस्टम को आर्गॉन गैस के कवर में रखा जाता है। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम और डेंजरस इंजीनियरिंग फीट है। इस खतरे को सुनकर मुझे समझ आ रहा है कि बाकी दुनिया इसमें आगे क्यों नहीं बढ़ी। मेरा मतलब है, अमेरिका या फ्रांस ने इस टेक्निक पर काम नहीं किया क्या? उन्होंने किया था। इनफैक्ट दशकों पहले अमेरिका, यूके, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी पर खरबों डॉलर खर्च किए थे, लेकिन लिक्विड सोडियम के एक्सीडेंट्स की वजह से वो डर गए। अच्छा, वहाँ लीक्स हुए थे क्या? हाँ, जापान के मॉन्जू रिएक्टर में 1995 में भयंकर सोडियम लीक हुआ था, जिसके बाद आग लग गई थी। फ्रांस और अमेरिका को भी सेफ्टी और हेवी कॉस्ट के चलते अपने प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़े। तो इसका मतलब पूरी दुनिया में कोई भी इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहा? कमर्शियल लेवल पर दुनिया में सिर्फ एक देश इसे चला रहा है और वो है रशिया। और अब कलपक्कम की इस सक्सेस के साथ भारत इस एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी को कमर्शियल लेवल पर मास्टर करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ये तो वाकई प्राउड की बात है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा करंट अफेयर्स फैक्ट भी। तो इस सब का आगे चलकर मतलब क्या निकलता है? भारत के फ्यूचर एनर्जी टारगेट्स क्या हैं? देखिए, अभी भारत की टोटल एनर्जी में न्यूक्लियर पावर का शेयर सिर्फ लगभग 3% है। गवर्नमेंट का टारगेट है इसे 2031-32 तक 22,480 मेगावाट करना और 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बनाना है। पर लोग तो कहते हैं कि सोलर और विंड पावर से सब ठीक हो जाएगा। तो इतना महंगा और खतरनाक न्यूक्लियर सेटअप क्यों? यहाँ पर बेस लोड पावर का कंसेप्ट समझना जरूरी है। देखिए, सोलर और विंड एनर्जी मौसम पर डिपेंड करती है। सूरज ढल गया या हवा रुक गई तो बिजली नहीं बनेगी। सही बात है।
पर इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स को तो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। एग्जैक्टली जिसे बेस लोड पावर कहते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी ही वो अकेला क्लीन जीरो कार्बन ऑल्टरनेटिव है जो बिना रुके ये डिमांड पूरी कर सकता है और भारत को असल में आत्मनिर्भर बना सकता है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक देश ने यूरेनियम की कमी जैसी अपनी भौगोलिक कमजोरी को एक ऐसे मास्टर प्लान में बदल दिया जहां कचरा नया फ्यूल बन जाता है और थोरियम के जरिए हम एक एंडलेस एनर्जी वाले फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर भाभा का 3 स्टेज प्लान, पीएफबीआर की कैपेसिटी और लिक्विड सोडियम जैसे फैक्ट्स न सिर्फ एग्जाम्स के लिए बल्कि हमारे देश की प्रगति को समझने के लिए भी बहुत अहम है। एकदम सही। तो दोस्तों, इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर हम परमाणु लेवल पर एक ऐसी टेक्निक बना सकते हैं जहां एक प्रोसेस का बचा हुआ कचरा दूसरी प्रोसेस का सबसे कीमती फ्यूल बन जाता है, जिसे सर्कुलर थिंकिंग या एल्केमी कहते हैं। हाँ, तो क्या हम इसी सर्कुलर थिंकिंग की सोच को हमारी दुनिया की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन या ई वेस्ट मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं कर सकते? अगर नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, तो क्या कल्पक्कम का ये रिएक्टर हमें सिर्फ एनर्जी का नहीं बल्कि रिसोर्सेज को देखने का एक नया नजरिया दे रहा है? ये वाकई एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है। इसे अपने आसपास की दुनिया से जोड़कर जरूर देखिएगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये डिटेल पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली चर्चा में, तब तक के लिए टेक केयर।